हाँ बोलो। ओके, तो आई होप हमने जो भी कल किया था वो आप लोगों ने रिवाइज किया है। सीए इंटर का बेसिकली हमेशा ध्यान रखो कि हेक्टिक जाता है, करेक्ट है, लेकिन हर सब्जेक्ट बहुत वास्ट है इंक्लूडिंग अकाउंट्स। सो आपको बस इतना ही करना है कि आपको रोज जाके जो क्लास में पढ़ाया है वो करना पढ़ना ही है। ऑब्वियसली हर एक टॉपिक पे आपको होमवर्क्स आएंगे, जैसे आपको फाउंडेशन में भी आते थे, करेक्ट। सो वो होमवर्क्स आएंगे, होमवर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। बट आपको पता है कि अकाउंट्स में इनिशियली एक दो दिन हम कंसेप्ट देखते हैं फिर समझाते हैं। तो जब कंसेप्ट हो रहे हैं ना, बस दिन के 15 मिनट निकालो और सोने के पहले जो भी पढ़ाया हुआ है वो कंसेप्ट एक बार क्लियर कर दो। अभी का आपका टाइम किस चीज में जाना चाहिए कि जो भी क्लास में पढ़ाया हुआ है वो क्लास में ही समझना चाहिए। क्लास में नहीं समझ रहा है तो तुम क्लास में ही डाउट पूछ लो। इंटर इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो वो चीज आपको क्यों हो रही है, क्यों कर रहे हैं, इसे क्यों डेबिट होता है, इसे क्यों क्रेडिट होता है, ये एक तो क्लास में ही समझना चाहिए। उसके बाद वो क्लास में समझने के बाद शाम को आपने क्विकली चार्ट्स वगैरह जो है वो नोट्स जो भी है वो एक बार रिवाइज करके खुद को ही एक्सप्लेन करना चाहिए, देखना चाहिए कि सच में समझा है ना। होमवर्क थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी, बट कंसेप्ट तभी ही होना चाहिए। दिस इज योर वन टाइम रिविजन। ओके, सो आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया है। नहीं किया है तो आज तो मैं रिवाइज करवाई दूंगी स्टार्टिंग में। क्विकली हम उसको रिवाइज कर देते हैं फिर आगे जाएंगे। आज का लेक्चर एकदम इंटरेस्टिंग है। चलो, सो हमने क्या बोला, सबसे पहले स्टार्टिंग बोला कि ये चैप्टर किसके लिए है, ये उनके हम इसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके बुक्स में अकाउंटिंग सीख रहे हैं, राइट। फिर हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। सो इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज बाय फॉर द पर्पज ऑफ ईदर अर्निंग इनकम। इट कैन बी बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड। So it can be by way of interest, dividend, rent, okay, or it can be you are holding that investment for the purpose of capital appreciation, आपके लगाए हुए पैसे आपको बढ़ाने हैं, या फिर वो बिजनेस जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कोई और पर्पज के लिए भी हो सकती है, जैसे आपका बिजनेस बढ़ाना है आपको, करेक्ट। तो ये डेफिनेशन देख लिया था। उसके बाद हमने कल के लेक्चर में क्या देखा कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं हम ब्रॉडली उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनका नेचर रेडिली रियलाइजेबल होता है सबसे पहले। एंड सेकेंड, ये वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आप इंटेंड करते हो टू होल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 months फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, इफ एनी इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ करंट इन्वेस्टमेंट तो वो क्या बन जाएगी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर हमने देखा कि करंट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कैसे होती है। जब इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। जब आप उसे पहली पहली बार रिकॉर्ड करते हो हम उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन। और इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है? कॉस्ट पे होता है, राइट। फिर हमने देखा कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। सो हमने देखा कि बेसिकली कॉस्ट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट आपको कितने में पड़ रही है। तो इन्वेस्टमेंट कितने में पड़ रही है आपको? जो भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए पे करते हो, परचेज प्राइस प्लस द एक्विजिशन कॉस्ट, हमेशा याद रखेंगे ये, करेक्ट। एक्विजिशन कॉस्ट में क्या आ सकता है? ड्यूटीज आ सकती है, फीस आ सकता है, ब्रोकरेज आ सकता है। फिर हमने देखा कि लेकिन कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें कॉस्ट निकालना डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि इफ वी आर परचेजिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न वी आर पेइंग अमाउंट इन कैश और बैंक, सो इन दैट केस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? परचेज प्राइस प्लस एक्विजिशन कॉस्ट। लेकिन अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं और बदले में दे रहे हैं कुछ शेयर्स या सिक्योरिटीज, सो बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा हमें कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो हमने देखा कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, बदले में दे रहे हो शेयर्स या सिक्योरिटीज, तो वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है? इट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। वो सिक्योरिटीज की जो भी फेयर वैल्यू होती है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। ओके, सो अभी हमने देखा कि फेयर वैल्यू का मतलब क्या, नया टर्म आ गया ये। तो हमने देखा फेयर वैल्यू इज द वैल्यू एट विच एन एसेट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन होम, नॉलेजेबल एंड विलिंग बायर, knowledgeable and willing seller in an arm's length transaction। और कॉमन सेंस है ना, हमने बिल्डिंग ली, बदले में शेयर्स और सिक्योरिटीज दिए, वो शेयर्स और सिक्योरिटीज की एक्चुअली जो फेयर वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू है मेरे वो इन्वेस्टमेंट की। सो एब्सोल्युटली क्लियर इधर तक। यही करने में जो हमने 5 मिनट में रिवाइज किया, कल हमें पूरे 2 घंटे लगे थे। कल के लेक्चर में और कुछ देखा था क्या?
एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ था और वो एग्जाम्पल से हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं हमने वो भी देखा था। इधर तक एब्सोल्युटली क्लियर? यस, चलो अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे और एक सिनेरियो में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें देखना है। अब वो सिनेरियो क्या है कि मैंने एक एसेट इन्वेस्टमेंट खरीदी, अब बदले में मैंने दूसरी कुछ एसेट दे दी उसे। सो मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है? इट इज बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट। सो इसका मतलब क्या हो सकता है, मैंने बिल्डिंग खरीदी, बदले में प्रोबेबली कोई दूसरी एसेट दे दी, दूसरी बिल्डिंग दे दी, मशीनरी दे दी, या मेरे पास खुद कोई दूसरे कंपनी के शेयर्स पड़े हुए थे, मैंने उनको क्या बोला, ये देखो ये मेरे पास शेयर्स है कोई दूसरे कंपनी के, मेरे नहीं, दूसरे कंपनी के शेयर्स है, मैंने बोला आप ये शेयर्स ले लो मुझे बिल्डिंग दे दो। सो यहाँ पे हम एक इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं और बदले में एक्सचेंज में दे रहे हैं दूसरी एसेट। ओके, तो उस केस में जो इन्वेस्टमेंट हम खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी ये हमें निकालना है। सो उसकी कॉस्ट होती है, रूल क्या बोलता है कि उसकी कॉस्ट होगी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, ओके, और रिसीव्ड, whichever is, आई होप लिख रहे हो आप ये, more clearly evident। करूंगी मैं एक्सप्लेन, डरो मत। ये वाला लिखा है क्या, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट अंडर डिफरेंट सिनेरियोज, ये लिखा है नोटबुक में आपने? हाँ, तो उधर ही ये थर्ड लिख दो। ओके, ये थर्ड क्या बोलता है, अब ठीक से देखो, अगर आप कोई एक इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, तो ये जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है मुझे देखना है कि इसका कॉस्ट क्या है, इसको कितने पे रिकॉर्ड करें। तो इसका वैल्यू है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, जो एसेट आप दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू कितनी है निकालो, और द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट विच यू आर रिसीविंग, या ये जो इन्वेस्टमेंट आप खरीद रहे हो ओके उसकी फेयर वैल्यू ले लो। दोनों में से whichever इज मोर क्लियरली एविडेंट, मतलब दोनों में से जिसकी भी फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली आपको पता चल रही है, मिल रही है, आप वो ले लो। ओके, अब इसमें ना कोई कोई सोचता है लेकिन मैम ऐसे कैसे, जो एसेट हम दे रहे हैं एक साइड से बोल रहे हो आप उसकी भी फेयर वैल्यू ले सकते हो, जो एसेट आ रही है आप बोल रहे हो उसकी भी फेयर वैल्यू ले सकते हो, दोनों में से जो भी क्लियरली एविडेंट है वो ले सकते हो। आप कॉमन सेंस लगाओ। सी मैं आपसे आईफोन खरीद रही हूँ और उसके बदले में मैं आपको वो जियो का, पता है सबको 1500 का फोन आता है, वो दे रही हूँ, आप लोगे क्या? नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? In an arm's length transaction between knowledgeable and willing buyer and seller, आप ही मुझे बताओ कि ये आपको ठीक लग रहा है क्या? कोई नॉलेजेबल विलिंग बायर सेलर आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में ये चीज करेगा क्या? नहीं करेगा। सो इसका मतलब है कि आप दोनों में से जिसकी भी फेयर वैल्यू उठाओगे लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज लॉजिकली मोर और लेस वो सेम होने वाली। अगर आप आईफोन किसी को दे रहे हो तो उसके बदले में वो आईफोन की जितनी फेयर वैल्यू है उतनी ही फेयर वैल्यू की कोई चीज लोगे, मोर और लेस दे आर गोइंग टू बी सेम। तो सिंपल सी बात है, क्या बताया हुआ है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो और बदले में आप कोई एसेट दे रहे हो, एक्सचेंज हो रहा है, दूसरी कोई एसेट दे रहे हो, तो ये आई हुई इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या माना जाएगा? जो भी एसेट आप दे रहे हो वो, या जो भी एसेट आपको मिल रही है वो, दोनों में से किसी की भी फेयर वैल्यू whichever इज मोर क्लियरली एविडेंट, जिसकी भी फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली निकाल सकते हो रिलायबल सोर्सेस से। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस?
यस ओके। अब जब ये बुक्स में ऐसे रूल्स पढ़ते हैं तब लगता है समझ गया, बट हर चीज की जर्नल एंट्री कैसे होगी वो सोचना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका छोटा सा और देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं कल जैसा। ओके, सो देयर इज दिस सनराइज लिमिटेड, it purchases okay a land for investment. In return uh, it gives it's नहीं बोलते हम, it gives shares of Reliance Limited जो वो कंपनी के पास थे 5,000 shares. Okay, now these shares are quoted on stock exchange at rupees 2,000 each. Pass necessary journal entries in the books of Sunrise Limited. क्वेश्चन क्लियर है? क्या हुआ ये आप लिख लो ये सिनेरियोज नोटबुक में, ये पढ़ते वक्त बहुत काम में आएंगे। सो हुआ क्या है, सनराइज लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसने एक लैंड खरीदी है इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदी है उन्होंने, कि खरीदेंगे प्रोबेबली थोड़े साल बाद बेच देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। सो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है। जिस भी बंदे से उन्होंने ये लैंड खरीदी, ओके, उन्होंने कैश बैंक में पैसे नहीं पे किए, ओके, उन्होंने अपने खुद के शेयर्स भी नहीं दिए हुए, ओके, ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी, ये कंपनी ने रिलायंस के शेयर्स खरीद के रखे हुए थे और ये लैंड के बदले में उन्होंने रिलायंस के शेयर्स दे दिए। ओके, अब आपको बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सनराइज लिमिटेड। इसके लिए थोड़ी सी और आपको एक इंफॉर्मेशन लगेगी, वो मैं बता देती हूँ कि company had purchased each share of Reliance at the rate of 1500। ये नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको पता है, ऐड कर दो ये आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस, नो, कुछ तो बोलो। यस, ओके। अब जो भी हमने पढ़ा हुआ है और अगेन कपलिंग इट अप विथ योर नॉलेज ऑफ फाउंडेशन, ट्राई करो कि जर्नल एंट्री क्या होगी, लिखो बुक्स में।
सोचो, लिखो, ट्राई करो जो सीखा है और जो फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, कौन बताएगा? किसको ट्राई करना है? ओके, एक एंट्री मेरे पास आ गई है कि लैंड अकाउंट डेबिट कितने जीरोस है वो? 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़। ठीक है, एंड 2 शेयर्स कितना? 75 लाख। तुम ही बताओ, ये एंट्री टैली हो रही है क्या? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 35 लाख। अच्छा, 25 लाख। ओके, सब लोगों ने मिलजुल के ऐसी एंट्री मारी है, काफी सिमिलर दिख रही है मुझे एंट्रीज। ओके, अब इसको चेक करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंट्री, और तुमने इतना गंदा ब्लंडर मारा है इसमें। मतलब जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि जिन जिन लोगों ने ये एंट्री मारी है उसने इतने बेसिक में वांदे किए हैं कि आप सोचोगे कि भाई ऐसी एंट्री कैसे मार सकते हैं। ओके, अब क्या क्या मिस्टेक्स है देखते हैं। कुछ कुछ बेसिक चीजें। सबसे पहले, ये ट्रांजैक्शन होने के पहले ये जो कंपनी है सनराइज लिमिटेड, ओके, इनके पास रिलायंस के शेयर्स होंगे, यस और नो? ट्रांजैक्शन होने के पहले क्या ये रिलायंस के शेयर सनराइज के लिए एसेट्स है? करेक्ट। सो बेसिकली सनराइज के पास रिलायंस के शेयर्स थे, ये सनराइज के लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट वर्ड छोड़ दो, ये शेयर्स है, ये एसेट है। तो एसेट साइड पे ये शेयर्स करके दिखते होंगे, शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस। अब ये कितने वैल्यू पे दिखते होंगे? अज्यूमिंग कि ये शेयर्स खरीदे थे कैश देके, ओके, तो ये शेयर्स कितने में खरीदे थे? 5000 शेयर्स थे, ये खरीदे थे कुछ 1500 रुपए में। तो कंपनी के बैलेंस शीट में ये दिख रहे थे 5000 इंटू 1500, कितना है? 75 लाख। ओके, अब पहला मेरा क्वेश्चन कि जब सनराइज लिमिटेड ने एक लैंड खरीदी और रिलायंस के शेयर्स दिए, तो मुझे बताओ सनराइज के कैपिटल अकाउंट को इंपैक्ट होगा क्या? सनराइज के कैपिटल बढ़ा क्या? तो तुमने शेयर ये कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया? खुद का कैपिटल कैसे बढ़ेगा तुम्हारा? तो केस नंबर 2 हो जाता था, सिचुएशन नंबर 2, जहां पे आपने एसेट इन्वेस्टमेंट खरीदी, ओके, और उसके बदले में आपने क्या दिया था? आपके खुद के शेयर्स। ये वो वाला सिनेरियो हो जाता था ना। और अगर, ओके, अब आप में से कोई बोल रहा है कि मैम ये जो है ना, ये कैपिटल वाला अकाउंट नहीं था मैम, ये इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट था, करेक्ट? अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट किया है ये, तो मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट के वक्त नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे आया? ये अकाउंट आ सकता है क्या? क्या होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम? जब आप आपका शेयर
बेच रहे हो उसके फेस वैल्यू से ऊपर, तो आपको फायदा होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम स्टोरी में आता है। ये तो आपने दूसरे कोई कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टमेंट करके खरीद के रखे थे, वो आप दे रहे हो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे आया? मिस्टेक समझ रही है क्या सब लोगों को? Yes, so this is absolutely wrong. एंट्री क्या होनी चाहिए? सबसे पहले लैंड खरीदी है, इन्वेस्टमेंट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यस और नो? सो लैंड अकाउंट डेबिट। अब सोचो, इन्वेस्टमेंट जब खरीदते हैं तो किस पे रिकॉर्ड की जाती है? सी ये सिर्फ प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश करने के लिए, कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये एग्जांपल्स ले रही हूँ। ओके, तो जब भी आप, अगर सपोज आपने लैंड खरीदी है, इनिशियली किस पे रिकॉर्ड होती है? ये अज्यूमिंग ये करंट इन्वेस्टमेंट है, किस पे रिकॉर्ड होती है पहली बार? कॉस्ट पे। अब कॉस्ट कैसे निकालोगे? कैश बैंक दिया है क्या आपने? नहीं। खुद के शेयर्स दिए हैं क्या आपने? नहीं। इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, ये लैंड खरीदी बदले में दूसरे एसेट्स दिए हुए हैं, राइट? ओके, अब मुझे बताओ, आपको बताया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप ऐसे खरीदते हो और जब बदले में दूसरी एसेट देते हो, ये लैंड का कॉस्ट क्या होता है? फेयर वैल्यू होगा, फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। यूजुअली सबसे ज्यादा क्लियरली एविडेंट क्या है यहाँ पे? रिलायंस के शेयर्स की प्राइस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। जमीन अगर कहीं बहुत गांव में होगी तो उसकी फेयर वैल्यू क्या है ये निकालने में दिक्कत जा सकती है। सो क्लियरली एविडेंट कौन सी है यहाँ पे फेयर वैल्यू? शेयर्स की। सो मतलब इन शॉर्ट आप कॉमन सेंस लगाओ, आपने लैंड खरीदी बदले में रिलायंस के शेयर्स दिए, वो रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू क्या थी जिस दिन आपने लैंड दी? 2000। 5000 शेयर्स आपने दिए 2000 वैल्यू के, 1 करोड़, करेक्ट? ओके, सो ये तो आ गया। अब सेकेंड इंपैक्ट क्यों करेक्ट नहीं दे पा रहे हो? इसके बदले में मेरे बिजनेस में क्या हुआ है? लैंड अंदर आई, बदले में क्या हुआ है? शेयर्स गए हैं बाहर। सो तुम्हारा शेयर्स, बेसिक्स कभी नहीं बदलते जर्नल एंट्री के, शेयर्स बाहर गए हैं। शेयर्स इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, शेयर्स को बाहर डाल दो। शेयर्स जो बाहर जा रहे हैं वो शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 75 लाख। अब आप बोलोगे मैम आपकी भी एंट्री टैली नहीं हो रही है। करूंगी ना मैं कंप्लीट। मैंने 1 करोड़ की जमीन ली है, जमीन जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है, बदले में मैंने शेयर्स दिए हैं 75 लाख के। ओके, जो मैंने 75 लाख में खरीदे थे। वापस सुनो, मैंने क्या किया कि 1 करोड़ की जमीन खरीदी है, बदले में मैंने रिलायंस के शेयर्स दिए जो मैंने खरीदे थे 75 लाख में। सो मेरे बुक्स में दिखाई दे रहा है कि मैंने कुछ एसेट, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स थे जिसकी वैल्यू 75 लाख थी, तो मैंने 75 लाख की चीज मेरे बुक से बाहर गई और बदले में 1 करोड़ की चीज आई। इसका मतलब क्या हो गया है? प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जब मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे वो 75 लाख पे दिखाई दे रहे थे। आज जब मैं 75 लाख के शेयर्स देके 1 करोड़ की चीज ले पा रही हूँ, इसका मतलब शेयर की वैल्यू 1 करोड़ हो गई है, मतलब प्रॉफिट हो गया है मुझे। सो दिस इज टू प्रॉफिट ऑन शेयर्स 25 लाख। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर कि ये एंट्री कैसे होगी? सो इस तरीके से आप जो भी एसेट बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे उसको डेबिट होगा। ओके,
जो भी आप एसेट दे रहे हो, ओके, डेबिट होते वक्त आप फेयर वैल्यू लोगे। स्टेप बाय स्टेप सोचना है। जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको डेबिट दो, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, उसकी कॉस्ट कितनी है, दोनों में से जिसकी भी फेयर वैल्यू है वो ले लो। और उसके बाद एक्सचेंज हो रहा है ना, तो बिजनेस में से जो एसेट बाहर जा रही है उसके क्रेडिट दे दो। अगर ये ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करो, लॉस हो रहा है तो लॉस रिकॉर्ड कर दो। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? नरेशन तो कुछ भी लिख सकते हो, ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करना है तुम्हें। सो बीइंग लैंड परचेस्ड इन एक्सचेंज ऑफ रिलायंस शेयर्स। ओके, सी इंटर लेवल पे फोकस मोर ऑन कंसेप्ट्स, नरेशन तो तुम कुछ भी लिख पाओगे, ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो बस एक्सप्लेन करना है, कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। ओके, सो बेसिकली हमारा ये कॉस्ट पार्ट खत्म हो गया कि जब भी करंट इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और वो बुक्स में पहली बार रिकॉर्ड करते हैं तो वो कॉस्ट पे होनी चाहिए, और कॉस्ट निकालनी कैसी है वो हमने देख लिया। ओके, आपको ये लिखना है तो लिख लो, मैं स्क्रीन पे रखती हूँ ये एग्जाम्पल, उसका सॉल्यूशन लिख लो, और एक ही मिनट मैं लैपटॉप को ना चार्जिंग पे लगा देती हूँ। सबका ये अच्छी तरीके से लिख के हो गया है क्या? यस, शैल वी गो अहेड? आ जाओ, अब हमारे मेन चार्ट पे आ जाओ, ये वाला। ओके, सो हम सीख रहे थे करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब, और वो पहली बार बुक्स में कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमें सीखना है उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। आप बोलोगे मैम ये क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो आप, ये एकदम नए हैं। सो सी, इसका मतलब क्या है समझो, मतलब एकदम सिंपल है कि जब आपने वो इन्वेस्टमेंट पहली बार खरीदी थी, ओके, अब ना मैं कहाँ पे लिखूँ, मुझे ही कंफ्यूजन हो रहा है। मैं ये नीचे लिखती हूँ लेकिन ये चार्ट का पार्ट नहीं है, आप मत लिखना, ठीक है, मैं इरेज कर दूँगी। सो सपोज आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 1 अक्टूबर को, लेट्स से आपने शेयर्स खरीदे थे कोई भी लिस्टेड कंपनी के, आईटीसी ले लो। सो मैंने एंट्री क्या मारी, आईटीसी हाँ, शेयर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये पहली बार ये इन्वेस्टमेंट मेरे बुक्स में आई और मुझे ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, तो ये कॉस्ट पकड़ के मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। सपोज एक ही शेयर लिया है मैंने, ओके, और मेरा इरादा है कि 1 अक्टूबर से अगले 12 महीने में इसे बेच देना, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जब मैंने इसे बुक्स में पहली बार रिकॉर्ड किया है, मुझे इसे रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे। तो इसकी कॉस्ट कितनी है, एक शेयर कुछ मुझे 500 रुपए में पड़ा, प्लस मुझे ब्रोकरेज भी पे करना पड़ा, तो क्या ब्रोकरेज कॉस्ट का हिस्सा माना जाएगा? यस नो? यस, मैंने कुछ ब्रोकरेज पे किया 2 रुपए, तो मेरे शेयर की वैल्यू आ गई 503। आर वी क्लियर? ये पॉइंट तक एकदम क्लियर? यस, अब मेरा साल खत्म हो रहा है, और जब मेरा साल खत्म हो गया है मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ। अब मेरे बैलेंस शीट में ये जो मेरे पास शेयर्स है, क्या वो एसेट करके दिखाई देंगे?
यस, नो, क्विकली, चलो रिस्पॉन्ड करो फटाफट। ये जो मैंने शेयर्स खरीदे हैं क्या वो एसेट साइड पे दिखाई देंगे? 1 अक्टूबर को मैंने एंट्री मारी थी शेयर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक। पूरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च को ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना रही, तो ये जो शेयर्स मेरे पास है वो बैलेंस शीट में दिखेंगे, करेक्ट? तो वो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं और ये जो अकाउंट है ये अकाउंट में बैलेंस है 503। सो बेसिकली मेरे एसेट साइड पे शेयर्स दिख रहे हैं आईटीसी लिमिटेड 503, करेक्ट? ओके, अब आज अगर 31 मार्च को एक्चुअली में जब ये शेयर्स की वैल्यू देखती हूँ कि स्टॉक मार्केट पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज पे एज ऑन 31 मार्च हो गई है 400 रुपए। ओके, तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जब आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी, पहली बार रिकॉर्ड करते वक्त आपने उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, करेक्ट? ओके, जब भी आप सब्सिक्वेंटली, मतलब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, ओके, बैलेंस शीट बनाते वक्त आप लिखोगे ये आपके शेयर्स है और वो शेयर्स के अकाउंट में कॉस्ट दिखती होगी 503। लेकिन जब भी आप ये शेयर्स की वैल्यू बैलेंस शीट में लिख रहे हो, आपने उसे और एक बार मेजर करना चाहिए बैलेंस शीट डेट पे, ओके? क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे आप बोल रहे हो कि 31 मार्च को मेरे पास आईटीसी के शेयर्स है और आप उसकी वैल्यू दिखा रहे हो 503। सो बैलेंस शीट डेट पे एक्चुअली आपने इसको वापस मेजर करना चाहिए, सब्सिक्वेंटली और मेजरिंग इट, ओके? और तब मेजर करते वक्त आपने क्या रूल यूज करना चाहिए, कंसेप्ट क्या यूज करना चाहिए? करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी शोन एट subsequent measurement cost or fair value whichever is lower। वो क्या बोलते हैं, आपने जब बैलेंस शीट में आप ये करंट इन्वेस्टमेंट्स दिखाओगे वापस, तो आपको उन्हें वापस और एक बार मेजर करना है और वो मेजर करते वक्त अब आप चेक करोगे वो कॉस्ट पे दिखने चाहिए या फिर उनके फेयर वैल्यू पे, दोनों में से whichever is lower। What is the logic behind this? See, जब मैंने ये इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 1 अक्टूबर को, मेरा इरादा था कि इसको 12 महीने से कम पीरियड तक रखना है, इसके लिए ये करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, बराबर? अब मुझे बताओ, जब आप 31 मार्च को खड़े हो तो ये आईटीसी के एक शेयर से आपको 500 रुपए मिलने के ज्यादा चांसेस है या 400 रुपए मिलने के ज्यादा चांसेस है? मेरा क्वेश्चन क्लियर है क्या, मैं क्या बोल रही हूँ? आपने 1 अक्टूबर को आईटीसी के शेयर्स खरीदे, आपने खरीदे 503 में, उसकी वैल्यू है आपके लिए। आज आप 31 मार्च को आपके एसेट्स की लिस्ट बना रहे हो, उसमें लिख रहे हो कि हमारे पास आईटीसी के शेयर्स है जिसकी वैल्यू है 503, ऐसे आप फिलहाल दिखा रहे हो। लॉजिकली ये करंट इन्वेस्टमेंट्स थे, मतलब ये कुछ ज्यादा दिन तक हमारे बिजनेस में रहने नहीं वाले। अब आप ये मुझे लॉजिकली बताओ कि ये आईटीसी शेयर से आपको 500 रुपए रिकवर होने के चांसेस ज्यादा है या 400 रुपए, करंट सिनेरियो देख के? 400, because I know that I'm going to hold this investment only for few months more, and अभी उसकी मार्केट में वैल्यू 400 हो गई है। सो लॉजिकली मुझे बताओ कि आपने ये शेयर फिर भी 503 पे दिखाना चाहिए या 400 पे दिखाना चाहिए? 400 पे। प्रूडेंस, प्रूडेंस तो भूल ही नहीं सकते, होने वाला लॉस हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, ओके? सो एक्चुअली मैंने ये शेयर दिखाना चाहिए 400, subsequently it should be again measured and it should be measured at 400। ये क्लियर है? यस, चलो थोड़ा आगे जाते हैं अभी। अब मैं बोलती हूँ कि 31 मार्च को एक्चुअली वो शेयर की प्राइस हो गई थी 1000,
दिस केस 2, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। अब मुझे बताओ लॉजिकली 31 मार्च को उसकी वैल्यू 1000 है, तो ये आईटीसी के एक शेयर से कितने पैसे मिलने के चांसेस ज्यादा है, 500 या 1000? 1000। तो मैंने ये शेयर्स को 1000 इसकी वैल्यू कर देनी चाहिए क्या? प्रूडेंस से होने वाला प्रॉफिट कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके लिए तो रूल है कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर आपकी फेयर वैल्यू कॉस्ट से नीचे चली गई है, इसका मतलब आपको नुकसान होने वाला है, तो आप नुकसान रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर आपकी फेयर वैल्यू कॉस्ट से ऊपर चली गई है तो आपको फायदा होने वाला है। फायदा हम रिकॉर्ड नहीं करते, विच एवर इज लोअर कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दो। सो दैट इज वाई सिंस करंट इन्वेस्टमेंट के केस में ये जो उसकी वैल्यू, जो आपके शेयर्स की वैल्यू या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होती है, और आपको पता है कि 31 मार्च को या बैलेंस शीट डेट पे ओके आपको एक बार चेक करना है कि ये करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। एंड सिंस आप होल्ड करने वाले उसे थोड़े ही समय के लिए, आपको पता है कि वो शेयर की वैल्यू या वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इज मोर क्लोज टू वैल्यू एज ऑन दिस डेट। तो आइडियली 31 मार्च के दिन उसकी जो वैल्यू है उस पर हमने दिखाना चाहिए उसे, बट प्रूडेंस बीच में आता है, इसके लिए हम बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लो। ओके, सो 1000 पे तो रिकॉर्ड किया ही नहीं जाएगा, ये ऑप्शन तो हमने कैंसिल कर दिया। तो केस 1 में अगर आईटीसी का शेयर में दिखा रही थी कॉस्ट 503 पे, अब मुझे पता है कि आई हैव टू सब्सिक्वेंटली मेजर इट एट 400। अब कुछ एंट्री तो मारनी पड़ेगी, ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ी वो 400 पे जाएगा, क्योंकि शेयर्स अकाउंट अभी 503 रुपए दिखा रहा है। मुझे वो शेयर्स की वैल्यू 400 पे लानी है। ओके, तो जब भी आप सब्सिक्वेंट मेजर करते हो तो मुझे शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा टू शेयर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड अकाउंट। शेयर्स अकाउंट को कम करना पड़ेगा ना, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कितने से कम करना पड़ेगा, 103 से। अब अगर मैंने ये शेयर्स की वैल्यू 103 से कम कर ली, क्रेडिट समझ गया, डेबिट कहां पे जाएगा? बताओ। सेल हुआ नहीं है, सो आप इसे कोई भी बीच के अकाउंट में भी डाल सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली ये लॉस ही रिप्रेजेंट करता है, जो अल्टीमेटली जाएगा पी एंड एल अकाउंट में। आप बीच का कोई अकाउंट भी खोल सकते हो कि लॉस ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ शेयर्स अकाउंट, एंड अल्टीमेटली उसे ट्रांसफर कर सकते हो पी एंड एल में, लेकिन जाएगा कहाँ पे, पी एंड एल में ही जाएगा। क्लियर? सो इसके लिए यहाँ पे चार्ट में हम और एक चीज लिखेंगे हमारे, कि जब भी हम सब्सिक्वेंटली मेजर करते हैं हमारे करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर करके, तो वो जो लॉस होता है ना, इट दिस एंट्री हैज टू बी थ्रू पी एंड एल। ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पी एंड एल थ्रू होना चाहिए। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस लॉजिक? यस, किसी को कोई डाउट? लिख लो। आपको चाहिए तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, बट वो चार्ट के बीच में मत लिखना, चार्ट प्रॉपर है, ये रिवीजन के लिए काम बना रहे हैं आप, रिवीजन मटेरियल है, तो ये एग्जाम्पल कहीं पीछे लिखना है तो लिख लो, चार्ट के बीच में मत लिखना बस। Shall we go ahead? Okay.
इसको इरेज कर देती हूँ मैं। चार्ट के बीच में नहीं चाहिए। ओके, सो करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी बेसिकली हमको देखना था वो हमने देख लिया। सो करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्विकली देखेंगे। क्या क्या देखा? करंट इन्वेस्टमेंट का नेचर कैसे होना चाहिए? दे शुड बी रेडिली रियलाइजेबल। इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट तभी होगी व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू होल्ड दैट इन्वेस्टमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। When you purchase investment, it is initially recorded at cost. How to calculate cost? We have seen 3 scenarios. Okay, and then whenever you purchase, so subsequently what you have to do is you have to remeasure this investment. Subsequent measurement करना पड़ता है ये investment का। Subsequently it will be measured at cost or fair value, whichever is lower. What is logic behind this? कि ये करंट इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस में कम दिनों के लिए रहने वाली है, तो अगर दिख रहा है कि उसकी वैल्यू चेंज हो गई है तो उसका मतलब वो चेंज्ड वैल्यू उसकी सच में वैल्यू है। ओके, वो हम ज्यादा पास है उस वैल्यू से, शायद से वो वैल्यू ही हमें रियलाइज हो। लेकिन अगर वो वैल्यू कम है तो लॉस रिकॉर्ड कर दो, लेकिन प्रॉफिट है तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं। प्रूडेंस, सिंपल लॉजिक। ओके, सो कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, ये लोअर पर जाते वक्त जो भी एंट्री मारनी पड़ेगी इट विल गो थ्रू P&L। हो गया रिवाइज? एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस? यस, लेट्स गो अहेड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। इसको तो हमने अकेला छोड़ दिया, कुछ अब तक डिस्कस ही नहीं किया। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है वो हमें पता है। ओके, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो उसकी भी तो एंट्री मारनी पड़ेगी बुक्स में, सो उसको भी इनिशियली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी इनिशियल रिकॉग्निशन होता है कॉस्ट पे। और कॉस्ट कैसे निकलता है? वो दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए, वो करंट हो या लॉन्ग टर्म हो, सेम प्रिंसिपल से। ओके, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदी तो उसको भी बुक्स में पहली बार जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो किस पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट पे। कॉस्ट कैसे निकलना है वही जो डिटेल डिस्कशन एप्लीकेबल। सो ये क्लियर? आई होप साइमल्टेनियसली आप मेरे साथ लिख रहे हो। ओके, अब जब आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो वो भी आपके बैलेंस शीट में दिखेगी कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदी है, और वो तो पहले उसके इनिशियल रिकॉग्निशन जो वैल्यू पे उस पे दिखाई देगी पहले तो सब्सिक्वेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन से वैल्यू पे दिखनी चाहिए? ओके, सो उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता है कॉस्ट पे, कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन। आप बोलोगे मैं वापस एक नया वर्ड, कितने नए वर्ड्स डालोगे इसमें? अब ये क्या है? एग्जाम्पल से समझेंगे। अगेन वेरी लॉजिकल, कुछ इसमें है नहीं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, ये चार्ट के बीच में लिखना मत। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने शेयर्स खरीदे ITC के। सो मैंने ITC के शेयर्स खरीदे सेम 1 अक्टूबर को और खरीदे 503 रुपए में। ओके, 1 अक्टूबर को जब खरीदा है, ट्रांजैक्शन हुआ है, बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, क्या एंट्री मारेंगे इसकी बताओ? पटपट बोलो रे, क्या एंट्री मारेंगे? बोलो बोलो।
शेयर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन आईटीसी टू कैश ऑफ द बैंक। ओके, अब आप बोलोगे मैम आपने बताया ही नहीं इंटेंशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। जब मैंने 1 अक्टूबर को खरीदे हैं ये शेयर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन है लंबे समय तक रखना, 5 साल। 5 साल पे रखेंगे उसके बाद बेचेंगे, तो लंबे समय तक रखना है हमें, ठीक है। तो उन्होंने बोला 503। ओके, लॉजिकली जब 31 मार्च आएगा, जब बैलेंस शीट डेट होगी, तो वापस आपकी बैलेंस शीट बनेगी, एसेट्स उसमें लिखे जाएंगे जिसमें से ये शेयर्स जो है आईटीसी के वो दिखाए जाएंगे, और वो अकाउंट का भी बैलेंस कितना दिख रहा है 503, तो फिलहाल तो वो 503 दिखेगा। ओके, अब 31 मार्च में मैंने देखा कि यार ये आईटीसी के शेयर का भाव कितना हो गया है, देखो तो एक बार, तो स्टॉक एक्सचेंज पे दिखाई दे रहा है वो सपोज 400। ओके, अब मुझे बताओ कि जो भी हमने करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा वही थोड़े से लॉजिक्स जो भी आप लगा सकते हो, मुझे बताओ क्या मैंने आईटीसी के शेयर की वैल्यू 400 तक लानी चाहिए। जो हमने रूल्स मैंने लिखे हुए हैं वो चार्ट में, वो टेम्पररीली भूल जाओ, सिर्फ लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो। ओके, हमेशा याद रखो कि अकाउंट्स इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप अकाउंट्स में जो भी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख रहे हो, इससे आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, और यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि हमारे पास आईटीसी का शेयर है जिसकी वैल्यू 31 मार्च को 500 रुपये हमें वसूल होगी, ऐसे हमें लग रहा है, उसकी वैल्यू 503 रुपये है। ओके, नाउ यूज योर कॉमन सेंस के अकाउंट्स का यूज किसके लिए होता है। ये चीजें, ये बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोग देखते हैं, इन्वेस्टर्स देखते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स देखते हैं, एम्प्लॉयज देखते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बहुत लोग, गवर्नमेंट रेफर करते हैं। सबका अलग अलग इरादा होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने का, बट इनसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप कुछ कहना चाहते हो उन लोगों को, या बता रहे हो कि आपके बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं, और इसके बेसिस पे जो होने वाले इन्वेस्टर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ डिसीजंस लेते हैं। ओके, अब ये सारी चीजें, ये अकाउंट्स का पर्पस होता है, और उस बेसिस पे हमने अकाउंट सीखना चाहिए, वो सोच के अकाउंट्स सीखना चाहिए। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सिनेरियो है। अब मुझे बताओ कि ये आईटीसी के शेयर्स की वैल्यू क्या मैंने 400 तक लानी चाहिए, आपको लॉजिकली क्या लग रहा है। पार्टिसिपेशन चाहिए, चलो क्विकली। सोचो। हाँ, क्वेश्चन है मेरा कि ये आईटीसी का शेयर 503 रुपए पे एसेट पे दिख रहा है, क्योंकि वो अकाउंट में 503 रुपए का बैलेंस है, हमने उसे इनिशियली रिकॉर्ड किया था कॉस्ट पे। 31 मार्च को वो आईटीसी के शेयर की वैल्यू 400 हो गई। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते वक्त क्या आपने वो आईटीसी के शेयर को 400 वैल्यू पे लाना चाहिए या 503 पे ही दिखाना चाहिए। हाँ, ओके। सो सो ये बोल रहा है मोहम्मद कि मैम मुझे क्या लग रहा है कि ठीक है मैं 400 पे दिखा दूँ, आज आज की वैल्यू उसकी 400 है, लेकिन मैम आज की वैल्यू लेके क्या करूँगा, मैं इसे 5 साल के बाद बेचने वाला हूँ। इसकी वैल्यू मैंने कितने में खरीदा था, 500 रुपए में, आई शुड स्टिल शो इट एट कॉस्ट। वाई शुड आई अननेसेसरीली शो कि इसकी वैल्यू 400 हो गई और मुझे 100 रुपए का लॉस हो गया है। हाँ, ओके, तो किसी को लग रहा है कि मैम अगर फॉल हो गया है तो वैसे तो आप अकाउंट्स में प्रूडेंस प्रूडेंस चिल्लाते रहते हो, एंटीसिपेटेड लॉस है ये, 400 पे दिखा दो।
बाकी की जनता बताओ किसके साथ हो तुम? क्या लॉजिकल लग रहा है? ओके, विश्वजीत क्या बोल रहे हो? विश्वजीत बोल रहा है लेकिन मैम हम तो ये शेयर बेचने नहीं वाले हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है 400। ओके, सो अब ये ऑब्वियसली अगर आप सोचो ये रूल्स बनाए नहीं होते, इसके बारे में गाइड, ये रूल्स नहीं गाइडलाइंस है। सो अगर ये दिए नहीं होते तो सोचो ये ऐसा कंफ्यूजन होता, ऐसे अकाउंटेंट्स होते और सबको अपना तरीका सही लगता था। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है। ये सिनेरियो याद रखना, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में सीखेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। सी अभी लॉजिक क्या है इसके पीछे? सी आप भले प्रूडेंस बोलो, ठीक है, प्रूडेंस बोलता है कि इसकी वैल्यू कम हो गई है तो एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब जो लॉस आप एंटीसिपेट कर रहे हो, एंटीसिपेट प्रेडिक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको होने वाला है। बट सच में बताओ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 100 का लॉस होगा? नहीं। सी इसलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा ना स्टॉक एक्सचेंज वगैरह भी देखा करो। जैसे मुझे आप लोगों को, चलो हम कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं चीजें। हम आईटीसी के शेयर का, अब उसका प्राइस इतना तो नहीं है, थोड़ा सा ये है, बट इन जनरल एक देखते हैं कि आईटीसी ना, थोड़ा सा मैंने गलत शेयर ले लिया, ये था थोड़ा सुस्त शेयर, थोड़ा सा स्टैग्नेंट शेयर है, बट ठीक है। हाँ, हम थोड़ा फ्लक्चुएशन देखते हैं आईटीसी के शेयर में, थोड़ा कुछ चीज प्रैक्टिकली देखते हैं, आओ मजा आएगा। मनी कंट्रोल ही हमारा खुला हुआ है, ये तो एमआरएफ है कल का हमारा। यहाँ पे हम देखते हैं, हम डालते हैं आईटीसी शेयर प्राइस, हाँ 200 में एक्चुअली आईटीसी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये शेयर, थोड़ा स्टैग्नेंट है बट मुझे इस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखते हो तो मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को कुछ भी रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। सो आईटीसी का शेयर प्राइस देखते हैं लास्ट 6 मंथ्स या लास्ट 1 ईयर। ओके, सो ये चार्ट दिखाई दे रहा है आपको अराउंड, इस पे हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। एक सेकेंड, वही ना, आईटीसी का शेयर ना थोड़ा सा हमने गलत लिया, ये थोड़ा सा ना ऐसा सुस्त स्टैग्नेंट शेयर। या चलो एक शेयर लेते हैं, अभी एसबीआई देखो, एसबीआई में जबरदस्त मूवमेंट हुई है रिसेंटली। एसबीआई शेयर प्राइस 400 रुपये, 413 का है अभी अराउंड। शेयर प्राइस लास्ट 6 मंथ, ये ना, ये डे वाइज, ये 1 डे का दिखा रहा है, इसके लिए वो ऐसा दिख रहा है। आईटीसी का भी वो 1 डे देख रहे थे हम यहाँ पे, अभी मैंने देखा 1 डे देख रहे थे, हम 6 मंथ्स पीरियड देखते हैं। अब 6 मंथ्स पीरियड में देखो इसकी वैल्यू पहले देखो कितनी थी, 195 अराउंड थी, ठीक है। 6 मंथ के पहले मतलब 18 अगस्त 2020 को उसकी वैल्यू 195 दिखाई दे रही है, ओके। और आज अगर आप उसकी वैल्यू देखते हो तो 413 है। क्यों दिखा रही हूं मैं ये, कि 6 मंथ के 6 महीने के पीरियड में उसका वैल्यू का फ्लक्चुएशन देखो। 18 अगस्त को वो 195 था, मुझे याद है मैं इसको ट्रैक कर रही थी, ये बीच में कुछ 160 170 को भी जाके आया हुआ है। 170 में मैंने खरीदा था बहुत पहले, तो 6 महीने के रेंज में ये कुछ 195 था, और आज देखो उसका प्राइस कितना है, 400। ओके,
सो शेयर मार्केट में ना ये शेयर्स के प्राइजेस चेंज होते रहते हैं एंड दे नीड नॉट ऑलवेज नेसेसरीली शो कि वो शेयर की वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए उतनी रहेगी। मुझे ये दिखाने का पर्पस इतना ही है कि मेरा इरादा है ये शेयर को 5 साल तक रखना। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने शेयर खरीदा है आज, ओके, अभी आज डेट क्या चल रही है, फरवरी महीने में, जिसकी ये शेयर की वैल्यू है 413। मुझे बताओ कि क्या आप मुझे बता पाओगे कि मार्च में भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? आप फ्लक्चुएशन देख रहे हो शेयर में? ओके, अगर मैं सोचती हूँ कि ये शेयर ना मुझे मार्च महीने में बेच देना है, तो मैं बोल सकती हूँ कि चलो करंट ट्रेंड देखते हुए चलो इसकी करंट वैल्यू 400 तो लग रही है, तो मार्च में रफली अराउंड 400 तक जा सकता है। ये पीरियड में फिर भी थोड़ा प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ, फरवरी से मार्च। बट आपने ये देखा है कि 6 महीने में शेयर के प्राइस में कितना बदलाव आ सकता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ये शेयर अगले 5 साल तक प्रेडिक्ट मतलब रखने वाली हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो शेयर की वैल्यू एसबीआई के शेयर की वैल्यू 5 साल बाद भी 400 रहेगी? इज दिस चेंज इन द वैल्यू ऑफ दिस शेयर प्राइमरीली लुकिंग परमानेंट? ओके, नॉट नेसेसरीली, वी नीड टू नो कि क्या हो रहा है, बट ये शेयर का भाव अगर इतना बदल रहा है, सो नॉट नेसेसरीली कि 5 साल बाद, ऐसे वो घट भी तो सकता है। ऐसे ये उल्टा होता तो अगस्त में 400 था, कुछ रीजंस की वजह से फरवरी तक वो 195 तक पहुंच गया, ये भी हो सकता है। ये तो एसबीआई से बड़ा है, कुछ शेयर्स ऐसे भी हुए होंगे। करेक्ट है कि नहीं? सुनना, शेयर मार्केट में जब कोई शेयर की वैल्यू ऐसे हो रही है, तो आर यू एंटिसिपेटिंग, अगर एसबीआई का शेयर फ्रैंकली आपने जब खरीदा था तो 400 था, आज उसकी वैल्यू 6 महीने बाद 200 हो गई है, आप ये शेयर को पकड़ने वाले हो 5 साल तक, फिर भी क्या आप एंटीसिपेट करोगे? आर यू स्टिल एक्सपेक्टिंग कि 5 साल बाद आपको लॉस होने वाला है, उसकी वैल्यू 200 है? सो एक्चुअली वी आर नॉट इवन एंटीसिपेटिंग दिस लॉस। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लॉस होने वाला है। भाई हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे ये लॉस होने वाला है, क्योंकि ये शेयर के प्राइस तो बढ़ते कम होते रहते हैं। ओके, तो जब आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, ओके, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते वक्त इसके लिए ये रूल नहीं दिया गया है कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, क्योंकि कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर में बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि बैलेंस शीट डेट पे उसकी फेयर वैल्यू लोअर है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग दिस लॉस। तो आपको देखना क्या पड़ता है इस केस में? आपको ये देखना पड़ता है कि अगर, ओके, अगर बैलेंस शीट डेट पे इसकी वैल्यू घट गई है, एसबीआई के शेयर की वैल्यू 400 से सपोज 200 हो गई, तो उस केस में नॉर्मल सिनेरियो में तो हम कुछ वो शेयर की वैल्यू 400 की 100 रुपए तक या 200 रुपए तक नीचे नहीं लेके आएंगे, लेकिन यू जस्ट हैव टू चेक कि ये जो लॉस दिख रहा है ना हमें, क्या ये परमानेंट इंडिकेशन नहीं है ना? जैसे मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि सपोज ऐसी न्यूज आई, मैंने अगस्त में एसबीआई का शेयर सपोज खरीदा था, उल्टा ही एग्जांपल ले रही हूं मैं, 400 का, राइट? एंड ऐसे हो गया है कि कुछ बेसिक हो गया है कि सपोज ऐसे हो गया कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये बैंक ही बंद कर देने का, मतलब एसबीआई को हम गवर्नमेंट बैंक है, हमें इसको ज्यादा चलाना ही नहीं है, हम इसके ऑपरेशंस एकदम कट डाउन करने वाले हैं। We are not going to take new clients, and we don't even want to keep this bank. We are going to phase out this bank in the period of next 3 to 4 months. We are expecting to shut down this bank. एंड एक्चुअली क्या हुआ, जब ये न्यूज आया, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, तो इसकी शेयर प्राइस थाड़ करके गिर के अब भी 31 मार्च को दिखाई दे रही है समवेयर अराउंड 100। नाउ टेल मी, ये जो डिक्रीज दिख रहा है, मुझे बताओ, आर यू एंटिसिपेटिंग कि ये शेयर की प्राइस 5 साल बाद भी 100 या 100 से कम होगी?
यस और नो, ये गवर्नमेंट के न्यूज के वजह से ये शेयर की प्राइस में डिक्रीज हुआ है। आर यू एक्सपेक्टिंग कि ये जो डिक्रीज है ये शायद से परमानेंट है? अब ये बैंक बंद ही करने वाले हैं तो आपको उम्मीद है क्या कि ये शेयर की प्राइस बढ़ेगी? राइट, बढ़ती होने वाले हैं, इनसे कुछ उम्मीद ही नहीं है कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस ही। उम्मीद कब होती है? जब कंपनी चालू है। तो कंपनी चालू है तो आज शेयर का प्राइस घटा है ना, ठीक है। ओवर द अभी देखो, इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो काफी सेंटिमेंट ड्रिवन है। बोलते एक छोटी सी न्यूज आ गई बजट में कुछ, तो वो कंपनी के अगेंस्ट थोड़ा सा कुछ खराब न्यूज आ गया तो शेयर प्राइस थोड़ा डिप दिखाता है। कोई थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। बट ये जो है इंक्रीज डिक्रीज ये टेम्पररी होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे सिनेरियो में दिख रहा है कि भाई ये डिक्रीज क्या है, परमानेंट। इफ यू फील कि बैलेंस शीट डेट पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते वक्त आपकी शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो कॉस्ट से कम हो गई है, तो आप खुद को पूछोगे कि क्या ये परमानेंट डिमिनिशन है क्या? इफ द आंसर इज नो, कि नहीं यार ये तो परमानेंट डिमिनिशन नहीं, ये तो चलते रहता है शेयर मार्केट, तो उस केस में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे ही दिखाओगे। लेकिन अगर बैलेंस शीट डेट पे आपको दिख रहा है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आज घट गई है, और जो वैल्यू घट गई है दिस रिप्रेजेंट्स परमानेंट डिमिनिशन। डिमिनिशन मतलब डिक्रीज, दिस डिक्रीज इज परमानेंट। देन इन दैट केस आपको ये शेयर दिखाना पड़ेगा कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन। मतलब कॉस्ट और उसमें से उसकी वैल्यू आपको वो परमानेंट जितना भी उसकी वैल्यू कम होने वाली है आपको वो लॉस माइनस कर देना पड़ेगा। सो इस केस में अगर मुझे लग रहा है कि ये आईटीसी का शेयर है उसकी वैल्यू 100 रुपीज हो गई है और ये डिक्लाइन परमानेंट है, तो यस उस केस में मैं ये आईटीसी शेयर को 100 रुपए पे लेके आऊंगी। अगेन उसे 100 रुपए पे लेके आते वक्त मुझे आईटीसी के ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 403 रुपए से, और ये लॉस जो है वो P&L थ्रू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो टू समराइज, अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो इनिशियली रिकॉर्ड होती है कॉस्ट पे। जब बैलेंस शीट डेट आएगी तो हम उसे वापस एक बार मेजर करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट डेट क्या बोलता है कि इस दिन पे मेरे पास ये एसेट्स है जिनकी वैल्यू यही है। तो बैलेंस शीट डेट पे हम ये इन्वेस्टमेंट्स को सब्सिक्वेंटली मेजर करेंगे। ओके, मेजर करते वक्त अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी फेयर वैल्यू कम हो गई, सिर्फ बढ़ रही है तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि होने वाला प्रॉफिट तो हम वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करने वाले। आपको दिख रहा है कि घट गई है उसकी वैल्यू, तो आप चेक करोगे कि क्या ये परमानेंट है या टेम्पररी है। अगर ये टेम्पररी है तो हम छोड़ देंगे, आपका शेयर इन्वेस्टमेंट दिखेगा कॉस्ट पे। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई है एंड इफ इट इज परमानेंट डिमिनिशन, then only your investment will be subsequently measured at cost minus this decline. So cost minus decline 400 का हुआ है, 403 का हुआ है, मतलब 100 पे लिखिए। Are we absolutely clear about this? Logically also should not be difficult to understand this logically. So इसलिए हमने क्या बोला, सब्सिक्वेंट मेजर करते वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट इज मेजर्ड एट कॉस्ट, और we can say कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन। मतलब उसकी कॉस्ट है 503, एक ही सेकेंड ना, बस मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। सपोज 503, परमानेंट डिमिनिशन है सपोज 0, तो वो दिखेगी 503 पे। अगर परमानेंटली उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो कितने से डिक्रीज हो गई है वो माइनस करेंगे, सपोज 403 से, तो उसकी वैल्यू 100 आ जाएगी। So long-term investments are actually subsequently measured at cost minus permanent diminution. और ये करते वक्त it is always done through P&L. जो भी लॉस होगा ये करने में ये P&L में ही दिखाई देगा। ओके, पूछो डाउट्स। नहीं, इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट ही हो रहा है हमें, तो होने वाला प्रॉफिट हम रिकॉर्ड ही नहीं करते
को, चाहिए वो करंट हो या नॉन करंट हो, लॉन्ग टर्म हो। हाँ सी, राइट, इनिशियल रिकॉग्निशन तो हमेशा कॉस्ट पे ही होगा, और जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा वो करंट के केस में कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो होने वाला नुकसान ही रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट कोई भी केस में रिकॉर्ड होगा ही नहीं, प्रूडेंस ही पहले फॉलो होता है। और लॉन्ग टर्म के केस में कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन। ओके, एब्सोल्युटली क्लियर सब लोग, कोई भी डाउट है? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये एकदम, कि कोई भी पूछे ये लॉजिक्स, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम में आता है, ये सारे कंसेप्ट्स, ये बेस है हमारा। लिख लो, ये चार्ट कंप्लीट कर लो। हो गया लिख के? ओके, सो ये थे कुछ बेसिक रूल्स। अब चलो फ्रेश स्टार्ट करते हैं अभी कुछ, ऑब्वियसली यही चैप्टर, थोड़ा सा ना मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, आज थोड़ा लाइट ले लेंगे, क्योंकि अगर मैं तुरंत स्टार्ट करूंगी अगला तो हेवी कंसेप्ट है, अगला भी ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं, वैसे लगा तो आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगी, डोंट वरी, कल से प्रॉपर 2 घंटे खींचेंगे, क्योंकि कल जाएगा ही, क्योंकि कंसेप्ट एकदम इम्पॉर्टेंट है वो वाला। सी, ये तो हम सारा बेसिक इन्वेस्टमेंट्स का मतलब, उनका क्लासिफिकेशन, उनका वैल्यूएशन देख रहे थे। अब हम एक्चुअली असली मुद्दे पे आ रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग। ओके, अब ये चैप्टर में हम कौन से इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग सीखने वाले हैं? सो ये सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट सीखने वाले हैं। हियर वी आर इन दिस चैप्टर, एक्चुअली यहाँ पे जो अकाउंटिंग, अभी हेंसफोर्थ जो हम अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे, सम्स देखेंगे, हम फोकस करने वाले हैं ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज। लाइक अगर आपने इन्वेस्ट किया शेयर्स में, अगर आपने इन्वेस्ट किया डिबेंचर्स में, सो हम वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हेंसफोर्थ डील करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपने बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया या लैंड में इन्वेस्ट किया, तो उसके बारे में हेंसफोर्थ ये चैप्टर में बात नहीं होने वाली। सो ये चैप्टर फोकस करेगा हाउ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर्स, शेयर्स इज टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट कर रहा है वो। ओके, क्या ये क्लियर है? सो अकाउंटिंग पर्पस के लिए यार, ये तो बहुत, अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये जो भी हमारे सिक्योरिटीज है, अब पूरा फोकस सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड डिबेंचर्स पे ही करना है। सो अकाउंटिंग पर्पस के लिए सबसे पहले हमारा जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं सिक्योरिटीज में, हम उन्हें 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ओके, सो इनकम के बेसिस पे, कि ये सिक्योरिटीज से जो इनकम मिलती है, वो इनकम के नेचर के बेसिस पे हम सारे सिक्योरिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी वो 2 कैटेगरीज है? फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज एंड वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। फ्रेश पेज लो, ये चार्ट ड्रॉ करो। ओके, और जब ये चार्ट ड्रॉ करोगे तो एक पेज, पूरे फ्रेश पेज पे ऊपर फर्स्ट लाइन से ये ड्रॉ करो। ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखो, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज में काफ़ी चीज़ें आएगी लिखने वाले हम, तो ज़्यादा स्पेस थोड़ा उसके लिए लो, और वेरिएबल को थोड़ा सा कम स्पेस अलॉट करो।
इसमें हम अकाउंटिंग एंट्रीज भी लिखने वाले हैं, ये चार्ट में पूरी समरी बनाने वाले हैं। सो आई वुड से अगर आपको ड्रॉ ही करना है ना तो फिक्स्ड इनकम को ज्यादा स्पेस देके थोड़ा मेजॉरिटी स्पेस फिक्स्ड को दो और फिर वेरिएबल ले लो। ओके, सो हमने क्या बोला, अकाउंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले या अकाउंटिंग के लिए हम जितनी भी सिक्योरिटी है उसको पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसकी इनकम के नेचर के ऊपर से। ओके, सो आपको जो भी सिक्योरिटीज दिखेगी या तो वो फिक्स्ड इनकम बेरिंग होगी या वो वेरिएबल इनकम बेरिंग होगी। ओके, अब इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जिस वो ऐसी सिक्योरिटी है कि जिस पे जो इनकम मिलने वाली है वो फिक्स्ड है, हमें पता है कि एग्जैक्ट कितनी इनकम मिलने वाली है और कब कब मिलने वाली है। ओके, सो फिक्स्ड इनकम बेरिंग मतलब नाम से ही पता चलता है हियर द नेचर ऑफ इनकम इज और द इनकम इज फिक्स्ड। हमें पता है कि ये ऐसी सिक्योरिटी है जिसपे कितना इनकम मिलने वाला है ये हमें पता है, अमाउंट भी पता है और टाइमिंग भी पता है। ओके, तो ऐसे कौन सी सिक्योरिटीज हो सकती है बताओ मुझे, एग्जाम्पल कुछ पता है ऐसी कोई सिक्योरिटीज? जब मैं सिक्योरिटीज बोल रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके एक ही सेकेंड ना, सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज यहाँ पे हम इन्हें स्क्रिप्ट वर्ड भी यूज करते हैं जो आपके मॉड्यूल में दिखेगा, स्क्रिप्ट्स। सो स्क्रिप्ट मतलब होता है एक्चुअली अ लीगल डॉक्यूमेंट विच गिव्स यू राइट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। तो वो शेयर्स हो सकता है, शेयर सर्टिफिकेट, अब तो खैर नहीं रहे, बट स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है कि दैट लीगल डॉक्यूमेंट which gives you right, so it can be shares, it can be debentures। ओके, सो एक एग्जांपल क्या आया है, शेयर्स। नाउ शेयर्स का अभी हमने एक एग्जांपल देखा मोहम्मद की एसबीआई का शेयर। जब मैंने एसबीआई का शेयर खरीदा होगा या जो भी बंदे ने एसबीआई का शेयर खरीदा था 195 रुपीज में अगस्त में, डिड ही एग्जैक्टली नो उसे कितना रिटर्न मिलने वाला है, कितनी इनकम मिलने वाली है? Is his income on that security fixed? No. See, we don't know कि कितनी इनकम होगी। If we are talking शेयर के लिए इनकम, तो इनकम होती है डिविडेंड। अब एसबीआई ने डिविडेंड दिया ही नहीं तो मुझे तो नहीं मिलेगा। हाँ, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, बट कैपिटल एप्रिसिएशन भी अगेन कितना होगा वी डोंट नो, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम। सो इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, can we say exactly how much income are we going to earn? Is it fixed? No. ओके, इक्विटी शेयर्स के केस में बेसिक फीचर्स याद करो कि क्या होता है, सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि ये कंपनी को पैसा देते हैं। आप लॉ में और डिटेल में पढ़ोगे कि जब कंपनी प्रॉफिट करती है वो कंपनी का डिसीजन होता है कि वो प्रॉफिट बांटना है या खुद के पास रखना है। प्लस स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में वो शेयर की वैल्यू कितनी होगी नोबडी नोज। सो दैट इज व्हाई ना कंपनी ने हमें कोई वादा किया है कि हम आपको कितना डिविडेंड देंगे फिक्स्ड, नहीं, कंपनी को मन में आया तो देंगे डिविडेंड, नहीं आया तो नहीं देंगे। और वो भी कभी उनको लगता है 10% देंगे, कभी उनको लगता है 15% देंगे। सो रैदर इक्विटी शेयर्स ये वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी हो गई कि इनके ऊपर से मिलने वाली जो इनकम है इट वेरीज, यस और नो? बहुत ही मोटा। यस, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, और पहले मैं एग्जांपल कंप्लीट करती हूँ फिर इस पे आती हूँ। सो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स।
एक्चुअली फिक्स्ड इनकम बेयरिंग के बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड इनकम बेयरिंग समझने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, विल डिस्कस। बट पहले हम एकदम थोड़े सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जो एकदम सामने आते हैं हमारे, कि फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज जो होती है, ओके, इसका सिंपल एग्जांपल है, क्या आप बोल सकते हो, डिबेंचर्स। राइट, क्योंकि डिबेंचर लेते हो, लोन लेते वक्त हमें पता ही होता है, इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड होता है कि ये इंटरेस्ट रेट पे करेंगे ही। तो हमें इनकम पता है कि हम अगर किसी को लोन दे रहे हैं, मतलब डिबेंचर से हमारे पास, तो हमें इतना % इंटरेस्ट कंपलसरी कंपनी से मिलने वाला है, सो डिबेंचर्स। करेक्ट। और बैंक के एफडीज भी बोल सकते हैं एक्चुअली, तो क्योंकि बैंक में जब आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो कितना इनकम मिलेगा ये आपको पता होता है। यस, सो बेसिकली अकाउंटिंग के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उन्हें डिवाइड किया जाता है कि या तो वो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज होंगे या वेरिएबल इनकम बेयरिंग। फिक्स्ड मतलब जिनके ऊपर कितना इनकम मिलने वाला है वो फिक्स्ड है, ओके, एंड वेरिएबल मतलब जिसके ऊपर कितना इनकम मिलने वाला है वो फिक्स्ड नहीं। इतना चार्ट कंप्लीट कर लो पहले नोटबुक में। अब क्या होता है, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग जो होता है इनका अकाउंटिंग अपना अलग तरीके से होता है, और जो वेरिएबल इनकम बेयरिंग है इसका अकाउंटिंग अलग तरीके से होता है। इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट का, सिक्योरिटी का अकाउंटिंग कैसे करना है वो डिपेंड करेगा कि वो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग है या वेरिएबल इनकम बेयरिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम कल इस पे डिटेल में जाएंगे कि फिक्स्ड इनकम बेयरिंग का अकाउंटिंग कैसे होता है, ओके। फिर उस पे एक सम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि वेरिएबल इनकम बेयरिंग का अकाउंटिंग कैसे होता है। क्लियर, क्योंकि आज अगर मैं ये फिक्स बेयरिंग का स्टार्ट कर दूंगी तो वो थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर हमें लिंक लगेगी, 1.5 घंटा लगेगा कि हम उसे एक्सप्लेन करके उस पर एक सम सॉल्व करें। फिर वेरिएबल पे जाएंगे, फिर वेरिएबल समझ लेंगे, उस पर एक सम सॉल्व करेंगे, फिर कंसेप्ट मोर और लेस खत्म हो जाएंगे, कल परसों तक कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर 2-3 दिन में से फटाफट फटाफट सम्स, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक्स बहुत बड़े थे इंटर के। आज इतना किया है उतना रिवाइज कर लो बस। क्लियर है क्या जो किया है? यस, सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे।